प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका एक बढ़िया सा पेपर, जिसके जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और जो है आपके बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो सबसे पहले खंड क में देखेंगे आपका बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहले का क है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। पहला ऑप्शन दिया है परीक्षा गुरु को, दूसरा दिया है भाग्यवती को, तीसरा दिया है चंद्रकांता संतति को, चौथा दिया है अनामदास का पोथा को। तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्यारे बच्चों आपका हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है किसको माना है, तो आपका परीक्षा गुरु को। यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। ख वाला है नाटक नहीं है, यानी कि इनमें से आपका जो है कौन सा नाटक नहीं है। राजमुकुट, पहला दिया है गरुड़ ध्वज, तीसरा दिया है अपना अपना भाग्य और चौथा आन का मान। तो आपका राजमुकुट और गरुड़ ध्वज और आन का मान जो है प्यारे बच्चों आपका नाटक है, यानी कि इसमें से अपना अपना भाग्य जो है आपका नाटक नहीं है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी ग वाला प्रश्न। तो ग वाला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, यानी इनमें से आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है। भूदान यज्ञ, दूसरा है भोर का तारा, तीसरा सत्यार्थ प्रकाश, चौथा है भारत भारती। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की इनमें से कौन सी रचना है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से आपके स्वामी दयानंद सरस्वती की जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश है, यानी कि आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की आपकी जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश है। अगला देखेंगे घ वाला प्रश्न कि महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार है, यानी महके आंगन चहके जो द्वार है उसके आपके रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा दिया है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा मुंशी प्रेमचंद। तो प्यारे बच्चों, आपको जितने भी प्रश्न इसमें बताए जाएंगे सभी आपके महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि आपके जो 24 फरवरी का हिंदी का पेपर होगा उसमें आपको जो भी पेपर कराया जा रहा है अनसॉल्व पेपर, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो महके महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार आपके कौन है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो प्यारे बच्चों आपका है एकदम सही होगा। यानी महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं तो कौन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है, यानी कि प्रो जी सुंदर रेड्डी जो है प्यारे बच्चों आपके उनके द्वारा लिखित निबंध कौन सा है। पहला है आधुनिक भाषा, दूसरा समाज एवं भाषा, तीसरा भाषा और आधुनिकता और चौथा भाषा का महत्व। तो प्यारे बच्चों, आपका प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा जो लिखा आपका निबंध है भाषा और आधुनिकता, यानी कि तीसरा माफ करिए तीसरा वाला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपका एकदम सही है। अब देखेंगे आपका दूसरे का क है, क्योंकि आपका पहला हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न थे। अब आपका जो दूसरे में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही पेपर सेट रहता है। आपके दूसरे में आपके हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है क, भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से आपका भारतेंदु युग से संबंधित कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र और चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों, आपके जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो द्विवेदी युग के, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपका एकदम सही होगा। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला ख वाला है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, यानी कि जो राम की शक्ति पूजा है उसके रचनाकार आपके कौन है। पहला ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा दिया आपका राम नरेश त्रिपाठी जी, तीसरा दिया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा आपका महादेवी वर्मा। तो आपके जो प्यारे बच्चों हैं राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। तो आपके जो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो आपका एकदम सही होगा। ग वाला प्रश्न है, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है। यानी धर्म के प्रति जो है अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति जो घृणा है प्यारे बच्चों किस वाद की प्रमुख विशेषता है। इनमें से आपका पहला है प्रगतिवाद, दूसरा है छायावाद, तीसरा दिया है नई कविता और चौथा दिया है प्रयोगवाद। तो जो आपका सही उत्तर होगा प्रगतिवाद होगा, यानी धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है, तो आपका प्रगतिवाद की। अगला है चिदंबरा के प्रमुख रचनाकार हैं, चिदंबरा के आपके रचनाकार हैं माफ करिए, तो ये आप सबको पता होना चाहिए डायरेक्टली कि सुमित्रानंद पंत जी जो है आपके चिदंबरा के रचनाकार हैं। और अगला आपके जो है पाठ में ही आपके जो यहाँ से आपके जो है पद्यांश वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है। हमने आपको बार बार जो है बताया अभिनव मनुष्य काव्यांश के जो रचनाकार हैं कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब अगला प्रश्न आपका देखेंगे, आपका तीसरा वाला जो प्रश्न आता है वो आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, और यहाँ से आपके 5 नंबर के जो है 2 नंबर के 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न होते हैं, जो इनमें से आपका जो है एक आपका लेखक और पाठ का नाम लिखने को आता है और एक रेखांकित अंश की व्याख्या, बाकी 3 क्वेश्चन होते हैं जो आपको इसी गद्यांश में से मिलते हैं और आपको यहाँ से 2 गद्यांश दिए रहते हैं जिनमें से कोई एक करना रहता है जो आपको आए।
तो प्यारे बच्चों, आप लोग जब भी गद्यांश को सॉल्व करें, यानी कि गद्यांश को जब भी आप सॉल्यूशन करें, तो इसको 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक करें। और हमने आपको गद्यांश का और पद्यांश की पहचान करने वाले जो शब्द बताए थे, अगर उनको आप याद कर लेते हैं तो पाठ के शीर्षक उर्षक का नाम जो है आप आसानी पूर्वक लिख लेंगे। तो आप लोग गद्यांश को सॉल्व करते समय 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे आपके जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसका पता चल जाएगा कि आपके आंसर कहाँ छिपे हैं। जैसे गद्यांश दिया है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहंस को इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब भी आप इसको 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा। तो अब पूछा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपका जो निंदा रस आपने देख ही लिया, तो आपका किस पाठ से है, तो निंदा शब्द दिया है तो निंदा रस पाठ से, यानी शीर्षक आपका कौन सा है, तो निंदा रस। और इसके लेखक कौन है, तो आपके हरिशंकर परसाई जी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करने को देता है। तो देखेंगे जैसे दिया है, आपका बड़ी लकीर को मिटाकर कुछ छोटी लकीर जो है बड़ी बनती है। इसका मतलब है कि आपकी जो बड़ी लकीर होती हैं उनको मिटा करके ही आगे चल के जो है आपकी छोटी लकीरें बनती है, इसका ये मतलब है। और ज्यों ज्यों, यानी कि जिस प्रकार कर्म क्षीण होता जाता है, यानी कि कर्म जो है आपका क्षीण होता जाता है, त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, यानी निंदा जो होती है उसकी आपकी प्रवृत्ति जो है बढ़ती जाती है। अब अगला देखेंगे, लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है, यानी कि लेखक के अनुसार जो है निंदा को कैसे मारा जा सकता है। देखेंगे इस लाइन में दिया है, कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है, यानी कि आपका तीसरा प्रश्न का यहाँ पर उत्तर है। अब अगला आपका चौथा प्रश्न इसी में है कि निकृष्ट और उद्गम शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी आपका जो निकृष्ट और उद्गम इसी में शब्द दिए हैं उनका आपको जो है अर्थ लिखना रहेगा। यानी कि उद्गम मतलब आपका ही निंदा का उद्गम। अब अगला यानी पांचवा प्रश्न है इसमें, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है। यानी कि आपका जो उपयुक्त गद्यांश है इसमें लेखक ने किस शैली का आपका प्रयोग किया है, तो व्यंग्यात्मक शैली है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा इसका व्यंग्यात्मक शैली की। अब ये वाला आता है तो या फिर उसको करिए, फिर अथवा में आपको दिया रहता है। जैसे दिया, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों से देखा कि कोई अपना पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो ये जो आपका ये उपयुक्त पद्यांश के, माफ करिए, गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपका इसका जो पाठ है वो रॉबर्ट नरसिंह होम से है और इसके आपके जो लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। और एक जो है हमने आपको सॉल्व करके बता दीजिएगा, एक आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको जो है गद्यांश और पद्यांश का जो है उत्तर लिखने की आदत पड़ेगी। अब देखेंगे अपना पद्यांश वाले प्रश्न पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ से भी जो है आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ भी जो होता है आपका 2-2 नंबर के 5 प्रश्न होते हैं। जैसे पहला वाला दिया है, मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सुंदर सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। अब देखेंगे इसमें प्रश्न किस प्रकार आ गया। पहला दिया हो, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी आपका जो पद्यांश है उसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्धृत है। यानी कि इसका आपका जो संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्धृत है। अब दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका क्या है, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि पर उस रति के सिर पर धारो। इसका मतलब ये होगा कि उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, अर्थात सौंदर्य में मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है तो तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। तो ये जो है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा।
अब अगला है, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सुंदर बिंदु को किसके समान बताया है? यानी कि बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर बल के समान जो है, बल हो तो सिंदूर बिंदु जो है यह हर नेत्र सहारो। अगला है, होकर मधु मीत मदन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, मैं अबला बाल वियोगनी कुछ तो दया विचारो, मैं कौन सा रस प्रयुक्त किया गया, यानी इसमें आपका रस कौन सा है इस लाइन में? तो आपका वियोग श्रृंगार रस है, यानी कि रस पूछा है तो आपका वियोग श्रृंगार रस। अब आपको वो वाला आता है तो वो करिए, फिर इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन देता है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, खग कुल कुल कुलसा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, तो लो यह लतिका भी भरलाई मुदुल मुकुल नवल रस गागरी। इसमें भी आपका पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। फिर दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो एक हमने आपको बता दिया, एक आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अब अगला देखेंगे, पांचवा आपका जीवन परिचय पूछता है, कवि का और लेखक का, क और ख रहते हैं और 10 नंबर के प्रश्न। तो ये हमने आपको पहले ही कवि और लेखक का जीवन परिचय पहले से ही बता रखा है। तो जीवन परिचय हमने आपको पहले ही सब बता रखा है, कौन कौन सा याद करना है। जैसे आपको कवि में जयशंकर प्रसाद, माफ करिए सुमित्रानंद पंत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं और आपका महादेवी वर्मा, और इसमें आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सरल अग्रवाल और एक अपने मन से याद कर लीजिएगा। अगला छठवां आता है आपका, बहादुर अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य। तो इसमें आप जो है किसी एक कहानी का बहादुर हो, लाठी हो, या फिर आपका पंचलाइट हो, किसी 2 से 3 कहानी का अगर आप उद्देश्य याद कर लेते हैं तो यहाँ से भी जो है आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी एक बहादुर लाठी और जो आपका ध्रुव यात्रा या किसी कहानी 2 से 3 कहानी का जो है आप पढ़ लेते हैं उसके बारे में, तो इसका भी आंसर आप आराम से लिख देंगे। अब अगला वाला प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दें। तो ये जो है आपका जिले अनुसार होता है, आप जिस भी जिले से बिलोंग करें अपना खंड काव्य तैयार कर लीजिएगा। जैसे किसी जिले का मुक्ति यज्ञ है, कहीं का सत्य की जीत है, और किसी जिले का आपका रश्मि रथी है, तो किसी जिले का आलोक वृत्त है, और किसी जिले का त्यागीपति। तो आप लोग जो है आप किसी भी जिले से, जिस भी जिले से बिलोंग करें, जैसे कहीं का श्रवण कुमार है, आप जिस भी जिले से बिलोंग करें आप उस जिले का जो है कर लेंगे, आप याद कर लेंगे। अब अगला देखेंगे, खंड ख में जो पहला प्रश्न आपका आता है, इसमें आता है संस्कृत जो गद्यांश दिया रहता है उसका हिंदी में अनुवाद करना रहता है। जैसे पहला है, मैत्रेयी उवाच यदिर सर्वा पृथ्वी वितेन पूरा स्यातः ततः की तेनाह मृता स्यान्मिति याज्ञवल्क्य उवाच नेति। तो ये जो आपका दिया है इसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत द्विगदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। यानी कि इसका संदर्भ क्या होगा? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत द्विगदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका जब आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद करते समय करेंगे, तुम्हारी संपत्ति का इस अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी ने कहा, यदि सारा पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर न हो सकूंगी भला उसका क्या करूंगी? भगवान, आप जो अमरता का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताएं। तो यही जो है आपका संस्कृत वाला गद्यांश है, इसका व्याख्या हो जाएगा। अब दूसरा वाला जो है आपका, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि किलगुरी कालिदास, अन्य चहबास भारवी भावभूत्यादो महाकवि स्वकीर्यो। ये जो है हमने आपका इसका कई बार जो है हिंदी अनुवाद कराया है, तो वो वाला वीडियो देख करके आप इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक आध जो है एक छोड़ रहे हैं आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। अब अगला जो है आपका पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, लेकिन साफ से नहीं दिख रहा है तो इसका जो है आप लोग छोड़ दीजिए। बाकी देखेंगे आपका जो है, निम्नलिखित मुहारों और लोकतियों में से किसी एक का अर्थ वाक्य प्रयोग में कीजिए। तो मुहारा और लोकतियाँ जो है, टेढ़ी खीर होना, बालू से में तेल निकालना, घी का लड्डू ढेदा वाला, समर्थ कुन नहीं ढोज गोसाई। तो ये जो है आप लोग खुद से इसको भी करिएगा। और ये आपका एक अपठित गद्यांश है और इसमें जितने भी प्रश्न आपके दिए रहते हैं, 3 प्रश्न दिए रहते हैं, इसमें ये सभी प्रश्न आपको इसी में मिल जाते हैं। जैसे मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया होगा कि प्रातः जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्वों की प्रधानता होती है। तो इसको भी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन के आंसर होंगे आपको उसी में मिल जाएंगे। जैसे अथवा वाला भी देखेंगे तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और क्वेश्चनों को खुद से प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपका ये गद्यांश वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर का ये भी पूछा जाता है और इसमें सभी के जो है क्वेश्चन के आंसर उसी में छिपे रहते हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद से करिएगा।
अभी ग्रह का क देखे देंगे, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे अग और अग का जो है सही अर्थ बोला है तो आपका अचल और पाप हो जाएगा, यानी ब वाला जो आपका ऑप्शन है एकदम सही होगा, यानी अग और अग का अचल और पाप हो जाएगा। अगला है पयोद और पयोदी, तो पयोद मतलब द है आपका बादल हो जाएगा, और पयोदी यानी धी है तो मतलब समुद्र हो जाएगा, यानी इसमें भी आपका ब वाला जो है ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए, यानी इनमें से कोई एक शब्द का आपको दो सही अर्थ लिखने को आएगा। जैसे कर्ण दिया है तो कर्ण मतलब कान भी होता है और कुंती का पुत्र भी। सारंग मतलब दीपक भी होता है और आपका सूर्य भी होता है, तो हमने आपको दो को बता दिया। अब ग में है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे दिया है किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, यानी किसी बात का जो है गूढ़ रहस्य जानने वाला। पहला ऑप्शन दिया बहुज्ञ, दूसरा मर्मज्ञ, तीसरा सर्वज्ञ और चौथा यानी द में विद्वान। तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला जो है आपका मर्मज्ञ होता है, यानी कि जो आपका ब वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। दूसरा है जिसे समझना कठिन हो, यानी जिसे समझना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, तो आपका उसे दुस्तर कहते हैं, यानी स वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब देखेंगे ये दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, यानी आपको चार वाक्य दिए रहते हैं, उसमें से दो को शुद्ध करके लिखना रहता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निश्चित होता है, क्योंकि ये जो है आपका फिक्स नहीं होता है कौन सा पूछा जाएगा। अब अगला 12वां वाला, और इसको हमने बार बार बताया, अभी 2 से 3 दिन पहले वीडियो बना करके आपको बताया कौन कौन से रस आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से अलंकार पढ़ने और कौन कौन से छंद पढ़ने। एक ही वीडियो में जो हमने आपको 6 नंबर का पूरा बताया है, तो उसको अगर आप जाके 10 मिनट देख लेते हैं वीडियो को, तो आपका 6 नंबर जो है वहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो उसको आप लोग जा करके जरूर देखें। जैसे आपको दो दिया रहता है, कोई एक करना रहता है। जैसे इसमें देखेंगे वियोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, तो कोई एक करना रहता है। अगला है श्लेष अथवा श्रेयंदेह अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, यानी दो आपको दिया रहता है, कोई एक करना रहता है। अब 13वां वाला प्रश्न आपका लेटर रहता है, यानी पत्र रहता है। जैसे देखेंगे परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए अपने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, और इसमें जितने भी टॉपिक आपको पत्र और निबंध में बताए जा रहे हैं, इन्हीं टॉपिकों को आप लोग जो है तैयार करिएगा। या फिर अथवा में करिए भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधन को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अब अगला आपका आता है निबंध और अंतिम टॉपिक, जो कि 9 नंबर का होता है। जैसे देखेंगे आपका पहला है अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम और पर्यावरण प्रदूषण, जो हम आपको बार बार कहते हैं, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका। फिर आपका भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान। चौथा है हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याओं और उनका समाधान। तो ये इस प्रकार से आपका पेपर था, और जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक पेपर को 17 से 18 मिनट देखिएगा, जिससे आपका जो है प्रैक्टिस भी होगा, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 24 फरवरी के एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगेंगे।